जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग आगे पेपर कोड BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पूरी प्लेलिस्ट से सभी क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन PDF में चाहते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए आ सकते हैं, वहां पर सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए हैं, तो उसके लिए आप लोग इस सब्जेक्ट गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं जिससे आपके जून 2025 एग्जाम में मार्क्स अच्छे से आ सकें। तो उसके लिए सिंपली डाउनलोड करने की सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है soft.hindustannowledge.com। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड का ऑप्शन आपको दिखेगा तो आपको सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है BHDC 134। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना है, ये आपका जो है गैस पेपर आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध गुप्त की चरित्रगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जैसा कि हमने दूसरी क्लास में चंपा जो पात्र थी उसका जो हमने चरित्र चित्रण देखा था, अब हम लोग यहाँ पर बुद्ध गुप्त की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप से है। ठीक है, और अगर आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसकी लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप एक प्रेरणादायक रचना है जिसमें बुद्धगुप्त जैसे प्रभावशाली पात्रों के माध्यम से कई गूढ़ भावनाओं, मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। यानी जो बुद्धगुप्त पात्र है उसके प्रभावशाली माध्यम से ही कुछ भावनाओं, मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की जीवन यात्रा है बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी उजागर करती है। यानी कि ये कहानी सिर्फ जो है बुद्धगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की यात्रा नहीं है बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश कैसा था वो भी बताती है। ठीक है, बुद्धगुप्त इस कहानी का केंद्रीय पात्र है और उसका चरित्र कहानी की धुरी है। लेखक ने उसके माध्यम से साहस, मानवता, देश प्रेम और आत्मबल जैसे गुणों का उजागर किया है। देखिए, जब भी आप लोग किसी की चरित्र की विशेषताएं बताएं तो सबसे पहले ये बताएं कि वो कहानी, उपन्यास किसका है, और उसके बाद थोड़ा आपको वहां पर विवरण यानी कि इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद लिखेंगे बुद्धगुप्त की चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे, साहसी और वीर व्यक्तित्व। बुद्धगुप्त एक क्षत्रिय कुमार है और साहस उसके व्यक्ति का मूल कारण है। जब नौका के स्वामित्व को लेकर उसका सामना नायक से होता है तो वह उनसे द्वंद्व करता है और जीत हासिल करता है। यानी कि ये जो है एक समुद्री डाकू होता है। क्या होता है? एक समुद्री डाकू होता है जो समुद्र में जो है आखेट करने जाते हैं, उनके साथ जो है उसको मार देता है। यह घटना बताती है कि बुद्धगुप्त न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली है बल्कि मानसिक रूप से भी दृढ़ निश्चयी है। वह कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटता है। जब वह समुद्री डाकू बन जाता है तब भी वह उसमें साहस का अभाव नहीं होता है बल्कि वहां भी नेतृत्व करता है। उसके भीतर का योद्धा हमेशा जागरूक रहता है। ठीक है, इसके बाद है मानवतावादी स्वभाव। तो बुद्धगुप्त केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक मानवतावादी व्यक्ति भी है, क्योंकि जब उसको जो है चंपा से प्रेम हो जाता है तो चंपा के प्रेम के कारण उसका जो है स्वभाव बदल जाता है। ठीक है, वह चंपा से मिलता है तो उसमें दया और करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं। वह चंपा के प्रति न केवल सहानुभूति रखता है बल्कि समय के साथ प्रेम भी विकसित हो जाता है। चंपा के दुख को समझना, उसके साथ सहानुभूति जताना यह दर्शाता है कि बुद्धगुप्त का हृदय कोमल और मानवीय है। वह केवल युद्ध करने वाला योद्धा नहीं बल्कि भावनाओं को समझने वाला संवेदनशील व्यक्ति है। यानी कि जब वो चंपा के प्रति सहानुभूति रखता है तो उससे हमको पता चलता है कि जो बुद्धगुप्त है एक योद्धा नहीं बल्कि भावनाओं को भी समझता है, क्योंकि जो चंपा को दुख को समझना और उसके साथ सहानुभूति जताना यही बात को दर्शाता है, क्योंकि उसको जो है चंपा से प्रेम हो जाता है और प्रेम के कारण ही उसमें जो है मानवतावादी जो है दृष्टि उत्पन्न होती है। इसके बाद है संवेदनशील और प्रेमी हृदय। तो बुद्धगुप्त का चरित्र गहराई से संवेदनशील है। वह चंपा, जब चंपा यह बताती है कि उसके पिता की मृत्यु एक समुद्री डाकू के हाथों हुई थी तो बुद्धगुप्त तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा,
वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि चंपा के प्रति अपने प्रेम और सच्चाई को लेकर ईमानदार है। वह नहीं चाहता कि चंपा के मन में उसके लिए कोई गलत भावना हो। उसकी यह संवेदनशीलता उसे एक श्रेष्ठ चरित्र बनाती है। यानी कि जब जो है चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि उसके पिता की मृत्यु जो है समुद्री डाकू के द्वारा हुई थी, तो बुद्धगुप्त क्या कहता है, तुरंत कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की है चंपा, वही किसी दूसरे जो है दस्यु यानी कि दूसरे समुद्र डाकू ने शस्त्र से मरे थे। इस संवाद में यह स्पष्ट होता है कि जो वह चंपा के प्रति अपने प्रेम और सच्चाई को लेकर ईमानदार है। यानी कि वह चंपा से प्रेम करता है। वह नहीं चाहता है कि अगर उसको यह बात पता चले कि मैं समुद्री डाकू हूं और उसको पता चले कि मैं समुद्री डाकू हूं, तो हमारे प्रेम में कोई बाधा आए। इसलिए वह स्पष्ट रूप से कह देता है कि मैंने तुम्हारे पिता की जो है हत्या नहीं की है, तुम्हारे पिता की हत्या कोई दूसरे समुद्री डाकू ने की थी। वह नहीं चाहता कि चंपा के मन में उसके लिए कोई गलत भावना हो। फिर भी वो चंपा सोचती है कि उसने मेरे पिता की मृत्यु यानी कि वही मेरे पिता का हत्यारा है। उसकी यह संवेदनशीलता उसे एक श्रेष्ठ जो है चरित्र बनाती है। इसके बाद है परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला व्यक्ति। बुद्धगुप्त का जीवन बहुत सारी कठिनाई और परिवर्तनों से गुजरता है। वह कभी समुद्री डाकू बन जाता है तो कभी एक सफल व्यापारी। इससे यह सिद्ध होता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकता है। ठीक है, यानी कभी वो समुद्री डाकू बन जाता है और कभी सफल व्यापारी बन जाता है। यानी कि उसकी जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। वह परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता बल्कि उसे अपनाकर उससे उससे उभरने का प्रयास करता है। यह गुण किसी भी सफल व्यक्ति की पहचान है। बुद्धगुप्त में लचीलापन और उसके जीवन को एक नई दिशा देता है। देखिए, जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेगा, परिस्थिति उसको बदल देगी। इसलिए सभी व्यक्तियों को जो परिस्थिति के अनुसार ही बदलना चाहिए। इसके बाद है भारत भूमि के प्रति अगाध प्रेम। तो बुद्धगुप्त की देशभक्ति उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वह ताम्रलिप्ति का निवासी है और अपने देश के प्रति उसमें गहरा प्रेम है। जब चंपा उसे अस्वीकार कर देती है, तब वह क्रोधित या हताश नहीं होता है बल्कि शांति से भारत लौट जाता है। यह दर्शाता है कि वह स्वाभिमानी भी है और भारत भूमि के लिए वह उसकी निष्ठा अटूट है। वह अपने देश से जुड़ी पहचान को कभी नहीं भूलता। यानी कि जब जो चंपा है उससे विवाह करने से मना कर देती, क्योंकि चंपा जो है आदिवासी लोगों की जो है सेवा करना चाहती है और वापस अपने देश नहीं लौटना चाहती थी, तो क्या होता है, तो बुद्धगुप्त जो है उसको वहीं पर छोड़ देता है और वापस भारत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद है आत्मसम्मान और आत्मबल से युक्त। बुद्धगुप्त आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति है। वह कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता है। जब वह बंधन मुक्त होता है और उससे पूछता है कि उसने उसे मुक्त किया, तो वह कृपाण दिखाकर बताता है। इसने यह कथन न केवल साहस का प्रतीक है बल्कि उसके आत्मबल को भी दर्शाता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि अपने बल पर अपना रास्ता बनाता है। यानी कि जो बुद्धगुप्त है वो आत्मबल से परिपूर्ण है। वह कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता है। जब वह बंधन मुक्त होता है तो उससे पूछता है कि उसे मुक्त किया, यानी कि उसे मुक्त किसने किया, तो वह कृपाण दिखाकर बताता है कि इसने। इसके बाद है नायकत्व की क्षमता उसके अंतर्गत है। तो बुद्ध में नेतृत्व के गुण हैं, चाहे वह नौका का स्वामी बनना हो या समुद्री व्यापार में आगे बढ़ना हो। वह हर जगह अपने नायकत्व की छाप छोड़ता है। लोग उसकी बातों को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। यह केवल उसकी शक्ति या वीरता के कारण नहीं बल्कि उसकी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता के कारण, तो उसमें जो है नायकत्व की भी क्षमता देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो बुद्धगुप्त एक ऐसा चरित्र है जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवीयता, वीरता और देशभक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने उसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसके भीतर साहस, करुणा, आत्मबल और देश के प्रति प्रेम हो तो वह किसी भी स्थिति से उबर सकता है, एक आदर्श चरित्र बन सकता है। आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त केवल एक पात्र नहीं है, वह एक प्रेरणा है जो आज भी पाठकों के मन में दीपक की तरह प्रकाश फैलाती है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उसके निबंध की क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोई इंट्रोडक्शन देंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम एक महान निबंधकार के रूप में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे न केवल एक लेखक, आलोचक और चिंतक थे
बल्कि एक गंभीर अध्येता और साहित्य को समर्पित व्यक्ति भी थे। उनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं विषयों की विविधता, गहरी विचारशीलता, सरल भाषा शैली, व्यंग और कल्पनाशीलता का सुंदर समन्वय। यानी कि जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो एक महान निबंधकार के रूप में अत्यंत जो है सम्मान के साथ जाना जाता है। वे एक बहुआयामी धनी व्यक्तित्व न केवल लेखक थे, आलोचक भी थे और चिंतक भी थे, बल्कि एक गंभीर अध्येता और साहित्य को समर्पित व्यक्ति भी थे। उनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की अमूल धरोहर थे। उनके निबंध की प्रमुख विशेषताएं थी उनके विषयों की विविधता थी, गहरी विचारशीलता, सरल भाषा शैली, व्यंग और कल्पनाशीलता का सुंदर समन्वय जो है उनके निबंधों में देखने को मिलता है। तो निबंध में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी विषयों की विविधता, यानी कि जो वो निबंध थे वो अलग अलग विषयों में लिखा करते थे। तो द्विवेदी जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने विविध विषयों पर लेखन किया। वे केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज, कला और प्रकृति जैसे अनेक विषयों को भी अपने निबंधों में समाहित किया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, वे सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थे, उन्होंने भारत की संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज, कला और प्रकृति जैसे अनेक विषयों पर भी अपने निबंध लिखे थे। उदाहरण के लिए अशोक के फूल, कुटज, चारुचंद्र लेख जैसे निबंधों में वे प्रकृति और भावनाओं का अद्भुत चित्रण करते हैं। वहीं सूरदास, कबीर जैसे निबंधों में भक्ति आंदोलन के गहरे अध्ययन के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह विषय वैविध्य उनके व्यापक अध्ययन और गहरी रुचि को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है भाषा शैली की सहजता और प्रभाव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा बहुत सरल, सहज और प्रभावमयी होती है। उनकी लेखनी पाठक को बांध कर रखती है। जटिल विचारों और दार्शनिक मुद्दों को वे इतनी सरलता से प्रस्तुत करते हैं कि आम पाठक भी उन्हें आसानी से समझ सके। यानी कि उनकी जो भाषा होती है बहुत सरल होती है, जिससे जो कोई भी पाठक है तो उनकी भाषा को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, उनकी भाषा में कहीं भी बनावट या कोई कृत्रिमता त्रुटि नहीं है। वे सांस्कृतिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति इतनी स्वाभाविक होती है कि वह बोझिल नहीं लगती। यानी कि उनकी जो भाषा होती है वो इतनी स्वाभाविक होती है, रियल होती है कि जो पाठक होता है उसको कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है विचारों की गहराई। उनके जो निबंध है उसमें विचारों की गहराई भी देखने को मिलती है। द्विवेदी जी केवल सतही बातें नहीं करते हैं, बल्कि उनके निबंधों में विचारों की गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। वे किसी भी विषय पर लिखते हुए उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और दार्शनिक पक्षों को गहराई से देखते हैं। उदाहरण के लिए जब वे कबीर पर लिखते हैं तो न केवल उनके काव्य का विश्लेषण करते हैं, बल्कि उनके युग, समाज और चिंतन को भी समझाते हैं। उनके निबंध केवल सूचनात्मक नहीं बल्कि जो है चिंतन परक भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ललित निबंधों की रचना भी इन्होंने की थी, और उन्हें ललित निबंध के जो है सबसे अच्छा लेखक कौन है ललित निबंध का, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी ललित निबंध का स्थापक भी कहा जाता है। ललित निबंध वे होते हैं जिनमें तर्क, भावना, कल्पना और शैली का सुंदर समन्वय होता है। अशोक के फूल जैसे निबंध इस विधा के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनमें लेखक की संवेदनशीलता, भावनात्मक दृष्टिकोण और गहरी अनुभूति झलकती है। ये निबंध पाठक को न केवल जानकारी देते हैं बल्कि उसके मन को भी छूते हैं। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो। ठीक है, इसके बाद उनकी जो है निबंध में मौलिकता और दृष्टिकोण की विशेषता देखने को मिलती है। तो द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में मौलिक दृष्टिकोण अपनाया है। वे किसी विषय को पारंपरिक दृष्टि से नहीं देखते बल्कि उसे नए नजरिए से समझते हैं और प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि उनके निबंध नवीनता और ताजगी से भरे होते हैं। उन्होंने भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास को नए संदर्भ में व्याख्यायित किया, जिससे पाठकों को सोचने का जो है नया तरीका मिला। इसके बाद यहाँ पर उनकी शैली जो है निबंध में वर्णनात्मक शैली होती है। तो उनके निबंधों की वर्णन शैली बहुत ही स्वाभाविक और मनोहक है। वे शब्दों से चित्र खींचने में माहिर होते हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं उससे जब कोई लेखक या पाठक पढ़ता है तो जब वो जो शब्दों को पढ़ता है तो उसके दिमाग में तुरंत वो इमेज बनने लगती है। यानी कि शब्दों से चित्र खींचने में माहिर हैं। कुटज में फूलों का वर्णन हो या चारुचंद्र लेख में चंद्रमा की सुंदरता हो, द्विवेदी जी का वर्णन इतना जीवंत होता है कि पाठक उसे आंखों के सामने देख सकता है। उनका वर्णन केवल दृश्य नहीं बल्कि उनके उसमें भावनाएं और विचार भी घुले होते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्यंग और हास्य का प्रयोग। तो द्विवेदी जी
द्विवेदी जी की कई निबंधों में व्यंग का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। उनका व्यंग भी कभी तीखा नहीं होता, बल्कि विनम्र, संयमित और विचारोत्तक होता है। उदाहरण के लिए कल के प्रवक्ता और अंधों का हाथी जैसे निबंधों में उन्होंने समाज की समस्याओं और विद्रूपताओं पर व्यंग किया है। वे हास्य के माध्यम से गंभीर बातें कहने की कला जानते थे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संवेदनशील और भावनात्मकता। उनके निबंध में जो है संवेदनशीलता और भावनात्मकता भी देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के निबंधों में भावनात्मक गहराई और मानवीय संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। जब वे प्रकृति का वर्णन करते हैं या किसी ऐतिहासिक पात्र की चर्चा करते हैं तो उसमें भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। यह उनके निबंधों को मानवीय स्पर्श प्रदान करता है। क्या करता है? ये जो निबंध होता है उनके निबंधों को जो है मानवीय स्पर्श प्रदान करता है। इसके बाद पांडित्य और विद्वता का समन्वय, यानी कि उनके जो निबंधों में पांडित्य भी देखने को मिलता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद, दर्शन, साहित्य और इतिहास का गहन अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने अपने पांडित्य को कभी भी दिखावे के रूप में नहीं रखा। उनके निबंधों में विद्वता झलकती है, पर वह बोझ नहीं बनती है। यह विशेषता उन्हें अन्य निबंधकारों से अलग करती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे। तो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंध केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि विचार, भावना और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। उनकी लेखनी में भारतीयता की आत्मा, चिंतन की गहराई और अभिव्यक्ति की सहजता है। उन्होंने निबंध लेखन को एक नई दिशा दी और हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। इसलिए उनके निबंध में न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अमूल्य हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के BHDC 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद आगे आपकी और भी क्लासेस आएंगी, तो उनको देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो उसको भी आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।